सभी साथियों का संकल्प के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ और उनको ऑनलाइन आने के लिए बोलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दें। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। हम बात करते हैं कोशिका या सेल की बात करेंगे। कोशिका या सेल की बात करेंगे। यहाँ पर कोशिका की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। कोशिका कोशिका सबसे पहले ध्यान रखिए, कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई यानी हम बात करते हैं जो ये कोशिका है उन्हीं से मिलकर सभी जीव बनते हैं और जीवों के जो कार्य है वो कोशिका ही संपन्न करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की खोज की बात करते हैं। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के सूक्ष्मदर्शी यानी खुद के सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका को देखा और इसने कोरक कोशिका को देखा। कोरक कोशिका को देखा, कोरक कोशिका को देखा रॉबर्ट हुक ने। और ये जो कोरक कोशिका थी इसमें रॉबर्ट हुक को मधुमक्खी के छत्तों के समान, मधुमक्खी के छत्तों के समान कोष्ठक दिखाई दिए। मधुमक्खी के छत्तों के समान कोष्ठक दिखाई दिए, छत्तों के समान कोष्ठक दिखाई दिए और इन कोष्ठकों को रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठकों को सेलुला नाम दिया और सेलुला से बाद में नाम पड़ गया सेल। बाद में सेल यानी कोशिका नाम पड़ा। तो कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है और कोरक कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा वो कैसी कोशिका थी? मर्त कोशिका थी। कोरक आप उसी प्रकार मान सकते हो जो पादपों की छाल होती है उसके जैसी ही कोशिका होती है। एक्वेरिस सुबेरिन नामक पादप से हमें कोरक प्राप्त होता है और इस कोरक का उपयोग बोतलों के ढक्कन वगैरह बनाने में किया जाता है। तो एक बार पुनः आप देख सकते हो कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और कोरक कोशिका को खोजा जो कैसी कोशिका थी? मर्त कोशिका थी। रॉबर्ट हुक को कोरक कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक दिखाई दिए और इन कोष्ठकों को क्या नाम दिया? सेलुला। और सेलुला से क्या नाम पड़ गया? सेल यानी कोशिका नाम पड़ा। सेल यानी कोशिका नाम पड़ा। आगे हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज का श्रेय हम बात करते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय, जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? श्रेय हम बात करते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है। जीवित कोशिका की खोज अगर पूछी जाए तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने, वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को खोजा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को खोजा और इन्होंने किस कोशिका को देखा? मानव शुक्राणु को देखा और ये मानव शुक्राणु एक जीवित कोशिका है। आपको पता है मानव शुक्राणु भी एक कोशिका है। रॉबर्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने इसको देखा। अतः जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको देते हैं? हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को देते हैं।
अब यहां हम बात करते हैं विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं, या हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी कहेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक है, इन्होंने मानव शुक्राणु को देखा और इन मानव शुक्राणु को अपने द्वारा यानी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय भी हम किसको देते हैं? सूक्ष्मदर्शी की खोज अगर आपसे पूछी जाए, सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक को जाता है, एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक को जाता है। कई बार इसको हम एल होक भी लिख देते हैं। एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक भी इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे पढ़ा कि बैक्टीरियोलॉजी है, जीवाणु विज्ञान है, उसका जनक भी एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। देखिए साथियों, आपको कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपको आज के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखिए, सूक्ष्मदर्शी आपको नाम से पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी हम डायरेक्ट सीधे नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। और उनको देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। अगली बात, बहुत सी बार कंपटीशन में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय अगर हम बात करते हैं तो किसको जाता है? सूक्ष्मदर्शी की खोज अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नोल व रस्का नामक वैज्ञानिक ने की। नोल व रस्का नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को खोजा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार भी पूछ लिया एसएससी में, यहां हम बात करते हैं पटवारी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो नोल व रस्का को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत यानी हम सेल थ्योरी की बात करेंगे। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, आप ध्यान से देखिए, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रतिपादन अगर हम बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रतिपादन एम.आई. स्लाइडेन, एम.आई. स्लाइडेन हम बात करते हैं 1938, और हम बात करते हैं एन टी सवान, टी सवान सॉरी 1838 और टी सवान 1839 ने किया। इसका प्रतिपादन एम.आई. स्लाइडेन एंड टी सवान ने किया। अब दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें एक वनस्पति विज्ञ था, एक जंतु विज्ञ था। तो कौन सा वनस्पति विज्ञ है, कौन सा जंतु विज्ञ है, यहां आपको नाम से ही पता चल रहा है।
आप यहां देखिए, हम बात करते हैं टी सवान। सवान हम किसे कहते हैं? सवान हंस को कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं। और आपको पता है हंस या कुत्ता क्या होता है? प्राणी होता है, जंतु होता है। और जंतुओं का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो सवान क्या है? जंतु विज्ञ है। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही बता रहा है कि मैं सवान, मैं हंस। तो हंस एक जंतु है, तो ये क्या है? जंतु विज्ञ है। और ये क्या है? हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञ है। वनस्पति विज्ञ है। वनस्पति विज्ञ मतलब ऐसा व्यक्ति जो पादपों के बारे में जानकारी रखता है उसको बोटनिस्ट या वनस्पति विज्ञ कहते हैं। और जो जंतुओं या प्राणियों के बारे में जानकारी रखता है उसको हम जंतु विज्ञ या जूलॉजिस्ट कहते हैं। जंतु विज्ञ या हम क्या कहेंगे? उसको जूलॉजिस्ट कहेंगे। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया उसके बिंदु क्या है? बहुत ही इजी शब्दों में हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रथम बिंदु देखिए। प्रथम बिंदु ये है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बात आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, से बने होते हैं, बने होते हैं। अब यहां हम बात करते हैं दूसरा, हम बात करेंगे सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात हमने बात की कि संरचनात्मक इकाई है, उसके वाला क्रियात्मक, यानी जीव की सभी क्रियाएं, जीव शरीर की सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती है। सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। कोशिका में संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है। क्लियर है मेरी बात? आपको ये दो ही पॉइंट याद रखने हैं। स्लाइडन और सवान के कोशिका सिद्धांत में सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जीव शरीर की सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। ठीक है भाई। इस कोशिका सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी रही थी। कमी क्या थी कोशिका सिद्धांत की? अगर हम बात करते हैं तो इस कोशिका सिद्धांत की कमी थी कि यह कोशिका सिद्धांत नहीं बता सका कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। यानी यह सिद्धांत किसके बारे में नहीं बता सका? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सका। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सका। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सका। ये कोशिका सिद्धांत नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सका, इसलिए इस सिद्धांत को नकार दिया गया। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो अगर हम बात करते हैं रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक था। रुडोल्फ विर्चोव ने सर्वप्रथम बताया। और रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया? ध्यान दीजिए। रुडोल्फ विर्चोव ने सर्वप्रथम बताया कि नई कोशिकाएं किस प्रकार उत्पन्न होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोशिकाओं, पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, से उत्पन्न होती है। यानी रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। एक्स सेलुला, ई सेलुला, इसका अर्थ ये होता है कि नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। एक बार पुनः सुनिए, एक्स सेलुला, ई सेलुला मतलब नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव ने बताया। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए इसके बाद जो सिद्धांत आया यह भी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत
आधुनिक कोशिका सिद्धांत हम बात करते हैं तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन अगर हम देखते हैं तो प्रतिपादन किसने किया? पहला तो वैज्ञानिक हो गया रुडोल्फ विर्चोव। प्रतिपादन किसने किया? रुडोल्फ विर्चोव ने किया। किसने किया भाई? रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक है, इसने प्रतिपादन किया। इसके साथ और वैज्ञानिक है, नगेली है। नगेली के साथ हम बात करते हैं वोन मोल है। इन वैज्ञानिकों ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वोन मोल है, इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बिंदु क्या है? हमने पहले कोशिका सिद्धांत के बिंदु पढ़े, वो दो बिंदु सेम ही रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए, बिंदु की बात करेंगे भी, इसके क्या बिंदु है? देखिए इसके बिंदु क्या है। बिंदु की बात करते हैं तो पहला बिंदु देखिए, पहला बिंदु हम बात करते हैं सेम वही रहेगा, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बने होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, बने होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं, कोशिका जीव शरीर के सभी कार्य कोशिका संपन्न करती है। जीव शरीर की सभी क्रियाएं, एक ही बात है, सभी कार्य कोशिका संपन्न करती है या सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। जीव शरीर की सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है, में संपन्न होती है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, कोशिका जीवों की आनुवंशिक इकाई है। यह बात ध्यान रखिए, आनुवंशिक इकाई है। आनुवंशिक इकाई का मतलब है, हम बात करते हैं लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करती है। यानी लक्षणों को माता पिता से जनकों में भेजने का काम करती है। अभी हमने पीछे पढ़ा होगा, आपको याद है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की। वो क्या है? शुक्राणु। आपको पता है, मैंने पीछे भी आपको बताया कि शुक्राणु होते हैं वो किस में बनते हैं? नर में बनते हैं। और अंडाणु किस में बनते हैं? मादा। शुक्राणु और अंडाणु एक कोशिका है जो जनकों से हम बात करते हैं लक्षणों को संतति में लेके जाते हैं। तो इसलिए कोशिका को जीवों की आनुवंशिक इकाई हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, पुरानी कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत पूरा हुआ। एक बार पुनः देखिए, चार बिंदु, पहले दो पहले सिद्धांत के ही हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जीव शरीर की सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है, कोशिका जीवों की आनुवंशिक इकाई है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। एक बार पुनः ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक करें। अभी हम आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद। बहुत ही रोचक बात है, आपने पढ़ा होगा कोशिका सिद्धांत के अपवाद।
कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, अपवाद की बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत के क्या अपवाद है आप सभी को पता होगा, पहले पढ़ा भी होगा और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे भी जाते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद हम बात करेंगे, सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को लेंगे, वायरस। आपने पीछे वायरस को भली भांति पढ़ा है अच्छी तरीके से, वायरस को आपको पता भी है वायरस क्या होते हैं। तो ये जो वायरस है उसको कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। इसके अलावा कुछ किताबें जैसे माइकोप्लाज्मा है उसको भी कोशिका सिद्धांत का अपवाद मानती है। एक कोशिकीय जीव है उनको भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद मानते हैं। तो ज्यादा हम बात करते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन पूछने की संभावना है तो वायरस वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव है उनको भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद माना जाता है कि उन पर भी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है वायरस। मैंने आपको ये भी बताया कि वायरस को अगर हम एक लाइन में परिभाषित करें तो भी हमें पता है वायरस को आप एक शब्द से परिभाषित कर सकते हो। कौन से शब्द से करेंगे आप सभी को पीछे बताया हुआ है। यहां देखिए, अगर वायरस की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं तो मैंने कहा कि एक शब्द में आपको वायरस के बारे में बताना है तो आपको यह शब्द कौन सा याद रखना है, न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वायरस न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आपने इसके बारे में जो कोविड-19 एक महामारी चल रही है बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। न्यूक्लिक अम्ल प्लस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरे रहते हैं और ये आवरण किसका होता है, प्रोटीन का आवरण होता है। ये आवरण किसका होता है, प्रोटीन का होता है। तो यहां तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट यहां देखिए ध्यान से, अगली बात हम बात करेंगे कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार की बात करते हैं। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, आधार पर जीवों के प्रकार, जीवों के प्रकार की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कोशिका संख्या के आधार पर। पीछे हम पढ़ भी चुके हैं इस बात को। कोशिका संख्या के आधार पर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट, कोशिका संख्या के आधार पर, कोशिका संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक हमने पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव। कौन से जीव, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव है जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव है जो एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं। दूसरे हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। आपको नाम से पता चल रहा है बहु, ये मत सोचना कि ये घर वाली बहू है, ये बहु का मतलब यहां ज्यादा होता है। तो बहुकोशिकीय जीव तो कैसे जीव है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए एक कोशिकीय जीव आपको नाम से पता चल रहा है कि एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव है वो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा। एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो एक उसके जीव कौन से थे, जगत, मोनेरा व प्रोटिस्टा के सदस्य। आपको पीछे मैंने वर्गीकरण कराने का उद्देश्य ये था कि आपको सब कुछ एग्जाम्पल अपने आप पता चल जाए। जगत, मोनेरा व जगत हम बात करते हैं किसके सदस्य, प्रोटिस्टा के सदस्य।
सभी विद्यार्थियों को पता है कि मोनेरा में हम किसको शामिल करते हैं, जीवाणुओं को शामिल करते हैं, नील हरित शैवाल को शामिल करते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में हम बात करते हैं जो प्रोटोजोआ के सदस्य जैसे डाइटम्स है, अमीबा है, युग्लिना है, उनको हम शामिल करते हैं। तो जगत मोनेरा में जीवाणुओं को शामिल करते हैं, जबकि जगत प्रोटिस्टा में हम किसको शामिल करते हैं, प्रोटोजोआ के सदस्यों को शामिल करते हैं। बाकी जो आपके पास पंच जगत प्रणाली में 3 जगत बसते हैं, जैसे हमने बात की कवक बसते हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो शैवाल, प्लांट्स यानी पादप और जंतु है, सब बहुकोशिकीय होते हैं। तो मैं सीधा ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया के सदस्य। मैं सीधा ही लिख देता हूं, जंतु व पादप। सॉरी, पादप पहले आना चाहिए, उद्विकास के आधार पर पादप पहले आता है, जंतु बाद में आते हैं, यानी पादपों का उद्विकास जंतुओं से पहले हुआ है, उसके बाद जंतुओं का उद्विकास हुआ है। साइंस में लिखते वक्त भी हमें ध्यान देना चाहिए, पादप को हम पहले लिखेंगे, मैंने यहां लिखने में गलती की है, आप मत करना, पादप पहले उसके बाद हम जंतु लिखेंगे। शायद यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सेकंड हम बात करेंगे, अगला हम बात करेंगे प्रकार किस आधार पर हम बात करेंगे, कोशिका की संख्या के बाद हम बात करते हैं कोशिका की संरचना के आधार पर। तो कोशिका की संरचना के आधार पर हम बात करते हैं, तो कोशिका की संरचना के आधार पर अब हमारा टॉपिक स्टार्ट, यहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है कोशिका की संरचना के आधार पर। देखिए, कोशिका की संरचना के आधार पर हम बात करें तो कोशिका की संरचना के आधार पर जीव 2 प्रकार के हैं। कोशिका की संरचना के आधार पर भी जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये जीव 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जीव 2 प्रकार के। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा आता है यहां पर, नंबर फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा भी यहां पर आपको पता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और नंबर सेकंड हम बात करते हैं कौन सा आता है, यूकैरियोटिक आता है। प्रोकैरियोटिक और नंबर सेकंड कौन सा आता है, यूकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। और दूसरा हम बात करते हैं कौन सा आता है, यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव, देखिए ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन परिभाषा अपने आप में ही बता रहा है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा हम इसको और किस नाम से जानते हैं, पहले भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं पुनः प्रयास कर रहा हूं, असीम केंद्रकी। देखिए नाम से पता चल रहा है, आप नाम लिखते ही देख लो, ए का मतलब नहीं, सिम का मतलब सीमा, केंद्रकी का मतलब केंद्रक। यानी जिन प्राणियों में केंद्रक सुविकसित नहीं होता, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उनको हम किसके नाम से जानते हैं, असीम केंद्रकी के नाम से जानते हैं। आप साथ साथ नोट करते जाइए, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं असीम केंद्रकी। एक बार पुनः देखिए, ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, उनको हम किसके नाम से जानते हैं, असीम केंद्रकी के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक, इसको हम बात करते हैं तो किस नाम से जानते हैं हिंदी में, ससीम केंद्रकी, ससीम केंद्रकी। ये भी आपको दिख रही है कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। स का मतलब क्या होता है, अच्छा, सिम का मतलब सिम्मा, केंद्रकी का मतलब केंद्रक, यानी केंद्रक के चारों ओर सुविकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसको हम किसके नाम से जानेंगे, ससीम केंद्रकी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है जगत मोनेरा के सदस्य। जगत मोनेरा का पंच जगत प्रणाली में मैंने आपको बताया, जगत मोनेरा के ही सदस्य ऐसा होते हैं जी केवल क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया, सब के सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, ससीम केंद्रकी है। एक बार पुनः अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं
यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, उसके बाद सारे कैसे हैं यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। अब हम इसको डिटेल से लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रोकैरियोटिक जीव। यहां देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक जीव, जो भी आपको डेफिनेशन लिखे वो लिख लेना। प्रोकैरियोटिक कोशिका, थोड़ा ध्यान से देखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक जीव कोई बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कोशिका ऐसी कोशिका ऐसी कोशिका कोशिका जिसमें जिसमें सुविकसित केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिकांगों का अभाव होता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि केंद्रक झिल्ली नहीं होगी और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, जैसे हम बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, ये सब कोशिकांग होते हैं, इनका भी अभाव होता है। यानी ऐसे कोशिकांगों का अभाव होगा जिनके चारों ओर क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। यानी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होगा? अभाव होगा। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जगत मोनेरा के सदस्य। एग्जाम्पल क्या है? जगत मोनेरा के सदस्य। और जगत मोनेरा में हमने किसको रखा? जीवाणु को रखा, माइकोप्लाज्मा को रखा, नील हरित शैवाल को रखा। तो मैं ज्यादातर क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इन्हीं को हम लेते हैं, जीवाणु को लेते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। अगर कोई भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी संरचना किस प्रकार है उसकी हम बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करते हैं, कोशिका की संरचना की बात करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना किस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना होती है या हम देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना हम देखते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए, साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए। डायग्राम के द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले बाहर की ओर क्या बनाई है? इसमें कोशिका भित्ति बनाई है। कोशिका भित्ति, ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसको हम कहते हैं। कोशिका भित्ति से भीतर की ओर हमने क्या बनाई है? कोशिका झिल्ली बनाई है। कोशिका भित्ति से भीतर की ओर हमने क्या बनाई? कोशिका झिल्ली। आपका ध्यान बिल्कुल प्रोजेक्टर की तरफ होना चाहिए। कोशिका झिल्ली ये जीवाणु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण है। इसके अलावा
जीवाणु कोशिका के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है। जीवाणु कोशिका के चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम संपुट भी कह सकते हैं। सभी जीवाणुओं में नहीं होता है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं, संपुट कैप्सूल बोल सकते हैं। इसके अलावा जीवाणु कोशिका में गमन हेतु क्या पाया जाता है, एक फ्लैजिला पाया जाता है। अगर आपको ये डायग्राम पता है तो आपको जीवाणुओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लैजिला गमनांग है, जीवाणु कोशिका की गति यानी उसके गमन के लिए अंग होता है फ्लैजिला। अब यहां हम बात करते हैं जीवाणु कोशिका में क्या होता है। जीवाणु कोशिका में जिस स्थान पर गुणसूत्र एकत्रित होते हैं, देखिए आपको पता है गुणसूत्र कहां होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं। यहां जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र एक स्थान पर संगठित हो जाते हैं यानी व्यवस्थित हो जाते हैं। उस स्थान को हम किसके नाम से जानते हैं, केंद्रकाभ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, केंद्रकाभ के नाम से जानते हैं, या हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, न्यूक्लियोफोर के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई बात नहीं, आप एक आधा नाम याद रख लो, न्यूक्लियोफोर। तो किसके नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोफोर के नाम से जाना जाता है। ये न्यूक्लियोफोर लिखा है मैंने, दोबारा लिख देता हूं, न्यूक्लियोफोर, ठीक है भाई, न्यूक्लियोफोर, केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोफोर। देखिए क्यों कहा जाता है केंद्रकाभ, केंद्रकाभ का अर्थ होता है केंद्रक जैसा, क्योंकि आपको पता है केंद्रक नहीं है लेकिन केंद्रक जैसा है। गुणसूत्र कहां होते हैं, केंद्रक के अंदर। किसी भी कोशिका में गुणसूत्र किसके अंदर होंगे, केंद्रक के अंदर होंगे। लेकिन जीवाणु यानी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, देखिए यहां पर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसलिए हम इसको किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक वर्ताकार डीएनए और होता है। मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक वर्ताकार डीएनए और होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। आजकल एक नया विज्ञान है बायोटेक्नोलॉजी, आपने बहुत सी बार नाम भी सुना होगा। जो कोविड-19 है, कोरोना महामारी है, उसमें आपने सुना है कि उस संस्था ने, बायोटेक्नोलॉजी की उस संस्था ने, हम बात करते हैं इसकी वैक्सीन बनाने का प्रयास किया है। हम बात करें ये जो प्लाज्मिड होता है, ये हम बात करते हैं जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक वर्ताकार डीएनए होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए प्लाज्मिड क्या है, तो जीवाणु कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक वर्ताकार डीएनए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एब्सेंट भी होता है। इसके अलावा आपको जो ये संरचना दिख रही है ये मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स क्या है आप इसको भी आसानी से बता सकते हो। देखिए हमने बात की ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति से भीतर की ओर कोशिका झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली है यहां हम बात करते हैं उसमें अंतर्वलन, अंतर्वलन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली अंदर की ओर वलित होती है और जिस संरचना का निर्माण करती है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। और इन मीजोसोम को यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग माना जाता है। इन मीजोसोम को यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग माना जाता है। इन मीजोसोम्स को यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग, मतलब जो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न करता है वही कार्य कौन संपन्न करेगा, मीजोसोम संपन्न करेगा। इसके अलावा जीवाणु कोशिका में क्या होता है अभी, राइबोसोम होता है। यहां जीवाणु कोशिका में राइबोसोम होते हैं, वो कैसे होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम है और इन 70S प्रकार के राइबोसोम को हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हैं, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन से हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम हैं
उनको हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जानते हैं। यहां कोशिका भित्ति एक बार पुनः देख लीजिए। इसके अलावा इसमें कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य में हम बात करते हैं सल्फर कणिकाएं, वोल्यूटिन कणिकाएं भी होती है। सल्फर और वोल्यूटिन कणिकाएं होती है, इतना हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना आपके सामने है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें हम बात करते हैं सबसे जो बाहर होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? संपुट के नाम से जानते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि सभी जीवाणुओं के अंदर संपुट प्रेजेंट नहीं होता है। औपंग परत भी इसको बोलते हैं। औपंग परत के अंदर हम बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं तब इसको हम क्या बोलेंगे? संपुट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं, एक बार पुनः देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, वो आपको मैंने पहले भी बताई है किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकोन से। और कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन, या हम बात कर सकते हैं किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड की बनी होती है। लिपोप्रोटीन का अर्थ होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी है। लिपिड प्लस किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है भाई, तो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन से, और कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। शायद आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगी। अब अगली बात हम बात करते हैं, एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, आपको संरचना इसकी बिल्कुल दिख रही है। सबसे बाहर हम बात करते हैं संपुट होता है, औपंग परत भी इसको बोल देते हैं, औपंग परत। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। इससे भीतर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है भाई। अब जो जीवाणु कोशिका है उसके अंदर देखिए कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। ऐसा कोई कोशिकांग नहीं है जिसके चारों ओर आपको झिल्ली दिखे। इसके जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर भी झिल्ली का भाव होता है, इसलिए इस केंद्रक को बोला जाता है केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोफोर बोला जाता है। मुख्य डीएनए के अतिरिक्त आपको दिख रहा है एक वर्ताकार डीएनए है। उस वर्ताकार डीएनए को हम किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड की खोज का श्रेय अगर हम बात करते हैं तो लेडरबर्ग व टेटम नामक वैज्ञानिक ने की। यानी लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक है, उसको प्लाज्मिड की खोज का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। जो जे प्रौद्योगिकी है उसके अंदर इसका काफी महत्व है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो हमने बात की राइबोसोम होता है वो 17 इस प्रकार का होता है। तो क्लियर है मेरी बात? प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरी हुई। मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दें। धन्यवाद।